बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर कुदरती आफत के शिकंजे में है। चनाब, रावी और सतलुज के भिपरे हुए रेले तेज़ी से सिंध की तरफ बढ़ रहे हैं। पंजाब के दर्जनों शहर और गांव पहले ही पानी में डूबे पड़े हैं। अब सिंध के लाखों लोग खौफ और खदशे की कैफियत में हैं कि अगला वार उन पर होने वाला है। सिर्फ गुज़िश्ता 2 माह में सैलाब और बारिशों के बायस कीमती जानें तकरीबन 831 ज़ाय हो चुकी हैं। लाखों घर तबाह, खड़ी फसलें बर्बाद और ज़री ज़मीनें ज़ेर आब हैं। एक तरफ सैलाब ने गरीब का आशियाना उजाड़ दिया तो दूसरी तरफ मार्केटों में सब्जियों की किल्लत और आटे की कीमतों में इजाफे के खदशात ने आम आदमी के लिए ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल कर दी है। सवाल यह है कि हर साल ये कहानी दोहराई क्यों जाती है? क्या हमने गुज़िश्ता बरसों की तबाहकारियों से कुछ नहीं सीखा? क्या हुकूमतों ने मुस्तकिल हल निकालने के बजाय सिर्फ वक्ती रिलीफ पर इन्हिसार किया? क्या सूबे सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहेंगे और अवाम पानी में डूबते रहेंगे? नाज़रीन, ये सिर्फ पानी का बहरान नहीं बल्कि एक कौमी अलमिया है। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज के खदशात बढ़ रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं और लाखों अफराद बेयारो मददगार रिलीफ कैंपों या खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। सवाल ये भी है कि क्या हुकूमत सिंध आने वाले रेलों के लिए तैयार है? विफाक ने कोई इमरजेंसी प्लान बनाया है या नहीं? और सबसे अहम, जब तक डैम्स नहीं बनते, जब तक पानी के ज़खायर महफूज नहीं किए जाते, क्या हम हर साल यही लाशें उठाते रहेंगे और यही नोहा पड़ते रहेंगे? नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये तबाही महज कुदरती आफत है या हमारे सियासी और इंतज़ामी निज़ाम की नाकामी भी है। हम पूछेंगे कि क्या हुकूमतें सिर्फ वादों और ऐलानात तक महदूद हैं? क्या वापडा और इदारे अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम हो चुके हैं? और माहिरीन माहौलियात के मुताबिक पाकिस्तान बार बार सैलाब के शिकंजे में क्यों आता है? नाज़रीन, ये प्रोग्राम सिर्फ एक बहस नहीं है बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। अगर आज हमने अपनी पॉलिसी दुरुस्त ना की तो आने वाले बरसों में ये पानी सिर्फ खेत और फसलें नहीं बहाएगा बल्कि हमारी मईशत, हमारी सियासत और हमारी आने वाली नस्लों को भी बहा ले जाएगा। नाज़रीन, आपका तारुफ करवा देती हूँ कि आज के शो में जो मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ा हारून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा सेनेटर गौस नियाजी साहब जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। शकील दुरानी जो कि साबिक चेयरमैन वापडा हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर ज़ैनब नईम जो माहिर माहौलियात हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। रज़ा हारून साहब, अस्सलाम वालेकुम और आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें शो में टाइम दिया। सर, ये बताइएगा कि जो सिंध है हमेशा से ज़्यादा मुतासर क्यों होता है? क्या ये सिर्फ कुदरती आफत है या इंतज़ामी नाकामी भी है? क्या कहेंगे आप? से जो भी दरिया सिंध हो वो बहता हुआ जब आता है इंडस रिवर तो लोअर रैपिडियन पे सिंध पे आके सारा जोर इसका खत्म होता है। इसी तरीके से ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हुई है, ये हमारे सतलज, रावी और चिनाब, क्योंकि इंडिया ने पानी छोड़ा है तो ये 3 दरिया जो कि पहले ओवरफ्लो नहीं करते थे, रावी में तो पानी ही नहीं था, यहाँ से भी बहुत ज्यादा पानी छोड़ा गया है। तो अब ये एक्स्ट्रा पानी जो है वो पंजाब में गया और पंजाब में हमने तबाही देखी। लेकिन मैं समझता हूँ कि पंजाब की हुकूमत भी तैयार थी और जिस तरह का सुपर फ्लड आया है, याद रखिए कि ये फ्लड दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी आता है तो वहां भी तबाही ऐसी होती है, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो, तो फ्लड तो तबाही करता है। और फिर वो उस पानी को लेकर जब वो दरिया सिंध में मिलेंगे, तीनों दरिया के पानी, और वो दरिया सिंध जब सिंध में दाखिल होगा तो वो वक्त है कि जब हुकूमत सिंध, जिसने अपनी तैयारियां अपने तौर पर अपने रिसोर्सेज को लेकर, अपनी मैन पावर को लेकर, तमाम इदारों की कोऑर्डिनेशन बना के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बनाए जहाँ पे वज़रा की भी ड्यूटी है, इदारों की भी ड्यूटी है, रेस्क्यू के, रिलीफ के इंतजाम मुकम्मल हैं, तो अपने हिसाब से तो सब कुछ किया हुआ है। लेकिन भी चूंकि कुदरती आफत है, सैलाब है, अब अगर ये 5, 6, 7, 8 लाख क्यूसेक तक अगर होगा तो ये निकल जाएगा, ये हो जाएगा, समुंदर चला जाएगा। लेकिन अगर ये 8 लाख से ऊपर जाता है, जैसे कि प्रिडिक्शन हो रही है कि 9 लाख, 10 लाख या 11 लाख क्यूसेक होगा,
तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगा। कच्चे का इलाका लाजमी इसमें ज़ेर आब आएगा, डूबेगा। और हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो दरिया होते हैं इनके साथ ये फ्लड प्लेन्स कहलाते हैं, जिन्हें हम उर्दू में कच्चे के इलाके कहते हैं। ये होते इसीलिए हैं कि जब दरिया में सैलाब आए, दरिया जब स्पिल ओवर करे, ओवरफ्लो करे, तो वो पानी इन कच्चे के इलाकों से होता हुआ फिर समुद्र की तरफ चला जाए। अब ये कच्चे के इलाकों पे जो आबादी होती है बीबी, वो इसलिए होती है कि जब ये पानी वहां से गुजरता है दरिया का और चला जाता है, तो फिर वो जो जमीन होती है बड़ी जरखेज होती है। खेती बाड़ी के लिए बहुत सी जगह होती है। यहाँ छोटे जमींदार किसान यहाँ पे फिर अपनी जमीनें, अपनी खेतियां लगाते हैं, गंदुम लगाते हैं, दीगर चीजें लगाते हैं, उगाते हैं। तो इसीलिए वहां पे फिर आबादियां हो जाती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो सोचना में ये होगा मुस्तकबिल की प्लानिंग में कि दरिया तो गुजरेगा, दरिया के तो रास्ते आप रोक नहीं सकते, तो आबी गुजरगाहों के दाएं बाएं ये फ्लड प्लेन्स को छोड़कर आबादियां ना हो, सोसाइटियां ना बनाई जाएं, रुकावटें ना खड़ी की जाएं, दरिया के पानी को छोड़ा जाए कि वो समंदर में जाए। दरिया के पानी का नेचुरल बहाव और उसकी निकासी जो है वो समंदर में होती है, तो वो समंदर में चला जाएगा। परेशानियां होंगी यकीनन इस साल, और हमें देखना है क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट आता है। लेकिन बहरहाल जहां तक मैंने देखा है और मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, जिस लेवल का फ्लड था, हुकूमत पंजाब ने भी, हुकूमत केपी ने भी जब वहां पे आए उन्होंने भी, हुकूमत पंजाब ने भी अच्छी तैयारी की, अच्छी तरीके से टैकल किया। यकीनन तबाही हुई है, इससे इनकार नहीं है, किसान बर्बाद हुए हैं, किसानों की फसलें तबाह हुई हैं, लेकिन फिर भी कम से कम नुकसान पे उन्होंने फ्लड को मैन्यूवर मैनेज किया है। इसी तरीके से हुकूमत सिंध पूरी तरीके से तैयार है कि जब फ्लड उनकी तरफ आता है, बाकी अल्लाह रहम करे। जी ठीक है। रज़ा खानम साहब, आपने जैसे कि कहा कि ऑब्वियसली जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे भी इस तरह के फ्लड्स आते हैं, बिल्कुल आपकी वजह है बात, वहाँ पे भी तबाही मचती है। लेकिन सर वहाँ पे जो रिलीफ कैंप्स कायम किए जाते हैं तो वो वाक़तन रिलीफ दिए जाते हैं, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि ये रिलीफ कैंप्स जो है सिर्फ फ़ोटो सेशन के हद तक हैं। किस हद तक इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से? नहीं, मैं नहीं समझता। अब हम भी एग्जैजरेट ना करें। ठीक है, हुकूमत की एक लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, दूर दराज इलाके हो जाते हैं, वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, ट्रांसपोर्ट के मसले हो जाते हैं। लेकिन जहां तक मुमकिन होता है, कौन सी हुकूमत है जो रेस्क्यू और रिलीफ एफर्ट ना करना चाहे? क्यों अपने लोगों को ऐसे छोड़ा जाएगा? तो कहीं कहीं ऐसा यकीनन ओवरसाइट हो जाती होगी। ऐसे मौके पे क्या होना चाहिए? ऐसे मौके पे ये होना चाहिए कि जब इतनी बड़ा सैलाब आते हैं या तूफान आते हैं, जलजले आते हैं, हमने 2005 में भी देखा कि सिर्फ हुकूमत या रियासत अपनी रिसोर्सेज के जरिए इनको टैकल नहीं कर सकती। इसके लिए हमारी कम्युनिटी को आगे आना चाहिए। सर कम्युनिटीज भी आती हैं सामने, एनजीओज भी सामने आती हैं, वो भी इसमें आपके शाना बशाना खड़े होते हैं हुकूमत के साथ। मुझे इजाजत दे दें, मैं जी सर, जी खत्म कर देता हूँ। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कम्युनिटी को आगे आना चाहिए, मुखैर हजरात को आगे आना चाहिए। और फिर हमारे मुल्क में एक थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट जो है, जिसे लोकल गवर्नमेंट मकामी हुकूमत कहते हैं, काउंसलर्स का बल्दियाती निजाम, टाउन चेयरमैन हो, जिले चेयरमैन हो, चूंकि ये पूरा माइनस है सिवाय सिंध के, तो हम कहीं भी मेयर्स को और टाउन चेयरमैन को और ये जो निचले लेवल पे ग्रास रूट पे यूनियन काउंसिल है, ये है वो कम्युनिटी नेटवर्क जो अपनी कम्युनिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, अपनी कम्युनिटी को जमा कर सकता है, उनको ऑर्गेनाइज कर सकता है कि इस तरह की चीजों से निपटने के लिए वो एक फोर्स है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास चूंकि मकामी हुकूमतों का एक अच्छा मजबूत निजाम नहीं है, इस तरह से हम इसको मिस करते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इतने बड़े सैलाब की आफात से निपटने के लिए रेस्क्यू और रिलीफ में अवाम भी अपना हाथ बटाए, खसूसन वो लोग जो उससे मुतासिर नहीं है, जो आराम सुकून से अपने शहरों में, अपने इलाकों में बैठे, जहाँ से सैलाब ने नहीं गुजरना, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे बढ़े और अपने मुतासरीन, सैलाब से मुतासरीन जो हमारे गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी मदद के लिए आगे बढ़े। ठीक, हुकूमत का, रियासत का हाथ बटाए। बिल्कुल ठीक बात है। शकील दुरानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, जो कि साबिक चेयरमैन वाबरा हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। बताइएगा कि ये जो हर साल सैलाब आता है, तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या इंजीनियरिंग या प्लानिंग की कोई नाकामी है? देखिए जी, जो सैलाब आया वो तो इस दफा फिर से वही हुआ है जो कि 2010 में हुआ था, कि यहाँ से बहुत हेवी खून आया ईस्ट से, और उसी वक्त वेस्टर्नली प्रेशर भी आ गए, वेस्टर्नली जो कि वेस्ट से आती हैं, और ये दोनों जैसे 2010 में इकट्ठे हुए थे, वो पाकिस्तान के ऊपर, नॉर्दर्न पाकिस्तान के ऊपर फिर से हो गए हैं। और ये तो बड़ा ये पिछले 2-3 साल से बड़े हैवी फ्लड्स हैं। अभी आप देखें कि एक एक शहर में
24 घंटे में 250 मिलीमीटर 300 मिलीमीटर बारिश, ये तो ऐसे एक नया फिनोमेना है जो ऑफकोर्स जिसकी कनेक्शन है ग्लोबल वार्मिंग से। लेकिन ये आपने देखा है कि 20 में आया, 22 में आया, 25 में फिर से आ गया। पहले इस किस्म के सैलाब वो 10 साल 20 साल के बाद आते थे, तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह है। लेकिन इस दफा जैसे मैंने कहा कि वेस्टर्लीज भी आए हैं वेस्ट से, जिसको मेडिटेरेनियन साइड कहते हैं, और मानसून आए ईस्ट से, ये दोनों कन्वर्ज हुए हैं नॉर्दर्न पाकिस्तान पे, जिसकी वजह से बारिश बहुत ज्यादा हुई है। ठीक है। अच्छा, लेकिन आप ये बताइए, जैसे आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात की, तो पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली, तो व्हाई वर्ल्ड इज नॉट हेल्पिंग पाकिस्तान टू डील विद इट? क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है सबसे ज्यादा खमियाजा भुगत रहा है इस चीज का, तो दुनिया जो है क्यों खामोश बैठी है, क्यों वो हेल्प नहीं करती पाकिस्तान की, जबकि दावे तो बड़े किए जाते हैं? दुनिया से आप क्यों एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि वेस्ट या दुनिया आपसे आपकी इमदाद करेगी? आपने जो काम करना है आपने खुद करना है। अगर हमने खुद नहीं किया तो ये हमारी गलती है। सर, हम भी तो नहीं कर रहे, हम भी तो नहीं कर रहे। हमें बिल्कुल जी, हमें काम करना चाहिए। हमें अपने और वाटर रिजर्वायर बनाने चाहिए। अभी तो फिर भी कुछ डैम वगैरह काफी बन रहे हैं। जब से जनरल परवेज मुशर्रफ और शौकत अजीज साहब 10 डैम पे काम शुरू किया था, आजकल मोमन डैम पे काम शुरू हो रहा है। 8 लाख एकड़ फीट पानी वो स्टोर करता है। जामिर बादशाह और 6.4 मिलियन, तकरीबन 64 लाख एकड़ फीट पानी वो स्टोर करेगा। दासू भी तकरीबन 8-9 लाख एकड़ का। तो अभी तो हम कर रहे हैं, लेकिन इस दफा जो मसला है ना, बड़ा मसला चनाब का है, और जो दरिया हिंदुस्तान से आ रहे हैं, रावी और सतलुज, और आप जानते हैं कि रावी और सतलुज इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में ये जो ईस्टर्न दरिया थे, 3 दरियाओं को दे दिए थे हिंदुस्तान को। लेकिन वहां पे भी इतना बड़ा, इतनी ज्यादा बारिश हुई है और इतना वहां पे फ्लड्स आए हैं कि तो इसको स्टोर नहीं कर सकते। नतीजा ये निकला कि वो पानी इधर आ गया। और आपका जो है अभी हमें बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि चिनाब पे कोई डैम बन नहीं सकता। एक वो साइट है चिन्योट की, वो अब वहां पे भी मैं चिन्योट में एक दफा गया था, राना सनाउल्लाह साहब भी मेरे साथ थे, तो वहां पे डैम बड़ा बन ही नहीं सकता। वहां पे डैम तकरीबन 48 फुट 50 फीट डैम बन सकता है हाइट में, जबकि आप अंदाजा लगाएं कि तरबेरा डैम 500 फुट है। तो वहां पे पानी भी बहुत कम, थोड़ा खाने 2 लाख 2.5 लाख एकड़ फीट पानी स्टोर होता है। तो दैट इज नॉट एन आंसर। पानी अभी चिनाब इज अ बिग कल्प्रिट दिस ईयर, और चिनाब का पानी अभी आपको स्टोर करना पड़ेगा अंडरग्राउंड। ये कोई पुराने जो चैनल्स हैं, या अभी तक रावी और सतलुज में सारा साल ये वो ड्राई रहते हैं। अभी इस पे एक्सपर्ट्स हैं, उनको बैठना पड़ेगा कि इस पे बैराजेस बनाए, स्टोरेजेस बनाए, ताकि ये इसमें दरिया में पानी भी स्टोर हो, ताकि उसकी सीपेज हो या अंडरग्राउंड स्टोर हो। ये लोगों ने किया साहब, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन सर बात सारी ये है कि आपने कहा कि बैठना पड़ेगा, इस पे सोचना पड़ेगा, इस पे कोई मैकेनिज्म बनाना। सर मतलब पहले से क्यों मैकेनिज्म नहीं बनाया जाता, जबकि ये प्रेडिक्शंस थी और हर साल ये इस तरह की बारिशें होती हैं, सैलाब आते हैं, फसलें तबाह होती हैं, लोगों की जिंदगियां जाती हैं, और फिर हम बैठ के इसी तरह के प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसका कोई देर पा हल नहीं निकलता। आपके भी जाहिर सी बात है नॉलेज में होगा ये, क्योंकि सोशल मीडिया में बड़ी ये न्यूज़ गर्म है कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गैर कानूनी हैं, और वो रावी की जो ज़मीन है वहाँ पे बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है वो एक प्रोसेस से गुजरते हैं, तो उन बिल्डर्स को जो है लीज भी दे दिया जाता है, उनको अलॉटमेंट भी मिल जाती है, फिर आप लोगों की जानिब से वो जो मीटर्स हैं वो भी लगाने की इजाजत, क्योंकि है तो ये गैर कानूनी। देखिए जी, आपने जितनी बातें की ना सही कही हैं, बिल्कुल ठीक बात की है। इस दफा स्वात में, कालाम में, मिंगोरा में, बुनेर में, और फिर ये रावी पे, जब आप दरिया का जो नेचुरल फ्लो होता है, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल उसमें सैलाब नहीं आता, लेकिन जब सैलाब आएगा तो उसके गवर्नमेंट की कोई लैंड यूज रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है कि जिसका दिल चाहता है वो वहां पे या सोसाइटी बना लेता है। ये हुकूमत ने बिल्कुल गलत काम किया कि रावी के ऊपर रूडा बना दिया। तो आप वो देखें तो रूडा से पहले क्या हाल था रावी का, और रूडा के बाद क्या हाल है। और रूडा के से पहले की तस्वीरें, तो दरिया रावी, हालांकि उसमें इतना पानी नहीं होता पिछले 15-20 साल में, वो तकरीबन सारी जगह पहुंचा हुआ था जहाँ पे आजकल ये
ये सोसाइटीज बनी हुई हैं। और हाल साथ में था, यही हाल गुलेर में था। नाले जो थे ड्राई नाले, जिनमें 10 साल पानी नहीं आया, सैलाब नहीं आया। इस साल जब वेस्टर्ली सिस्टम और मानसून इकट्ठे हुए, बहुत हैवी 200-250 मिलीमीटर बारिश एक एक दिन में हुई है, वो सैलाब आए हैं। और गवर्नमेंट को अथॉरिटी नहीं है जी, ये बड़ा जरूरी है। आज भी यहाँ पे एक मीटिंग थी जिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लैंड यूज रेगुलेशन अथॉरिटी होनी चाहिए। किसी को ये इख्तियार नहीं है चाहिए कि वो अपनी जमीनों में, ये जंगलात में अपने लिए घर बना ले। घर सिर्फ उधर बनाए जहां पे दरिया है। तो एक चीज होती है, उसको कहते हैं मैक्सिमम फ्लड लेवल। अगर पिछले 100 साल में, 150 साल में भी अगर फ्लड आया है, तो मैक्सिमम फ्लड लेवल से कि आप घर नहीं बना सकते। तो आज में आप जाके देखें, बारेन से आगे कलाम तक सब लोगों ने दरिया के ऊपर घर बनाए हैं, लोगों ने दरिया के अंदर घर बनाए हैं। तो ये हमारी इंतजामिया कमजोर है, और जो जिली इंतजामिया है वो अमलन मर गई है, खत्म हो गई है। जनरल मुशर्रफ और तनवीर नकी ने जब से ये रेवोल्यूशन लगाया, There is no तो government सर at a बात district फिर level. वही आ जाती है, जैसे आप भी कह रहे हैं कि वो बात फिर वहीं का वहीं रुक गई कि इस पे जो तजावुजात बनाने की इजाज़त क्यों दी जाती है। रजा हारून साहब, आप ये बताइए कि क्या सिंध हुकूमत जो है इस वक्त जो वार्निंग या इमरजेंसी जो इक़दाम अगर होते हैं, गॉड फॉरबिड अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा सैलाब का रुख जो है सिंध की जानिब हो जाता है, और अगर सैलाब से दो चार होता है सिंध, तो क्या सिंध हुकूमत तैयार है, उनकी तैयारियां मुकम्मल हैं? जिसमें कि फंडिंग है, इदारे हैं, इदारों के अंदर अस्पताल हैं, रेस्क्यू 1122 है, पुलिस का महकमा है, रेस्क्यू टीमें हैं, दीगर जो हमारे इदारे हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक बनता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, बल्दिया, सब रेडी हैं। ये तो नेशनल अलर्ट है, प्रोविंशियल अलर्ट है, इमरजेंसी में सब लोग रेडी हैं। लेकिन आपने कहा कि क्या बड़े पैमाने में सैलाब आ जाता है, तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे। जाहिर है कि फिर प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन हुकूमत उनसे निपटने की कोशिश करेगी। पाक फौज जो है उसको बुला लिया गया है, वो भी स्टैंड बाय है, रेडी है, नहीं रेडी है। तो हर कोई रेडी है। ये एक नेशनल कॉज है, ये प्रोविंशियल कॉज नहीं है, पीपल्स पार्टी का कॉज नहीं है, मुस्लिम लीग का नहीं है, पंजाब का कॉज नहीं है। ये एक नेशनल डिजास्टर हो रहा है, और नेशनल डिजास्टर से हम सब निकल रहे हैं। हम सबको इसमें रेडी रहना चाहिए। मैं समझता हूँ उसमें अवाम को ज्यादा रेडी रहना चाहिए, कि हम कोशिश करें कि अगर हम ऐसी जगहों पर हैं। रज़ारों साहब, माजरत के साथ अवाम तो बेचारी रेडी ही रहती है, लेकिन बात वही है कि अवाम ये शिकायत करते दिखाई देते हैं कि जो है हुकूमत जो है रिलीफ कैंप्स बनाती है, लेकिन उसमें उतना उनको रिलीफ मिल नहीं पाता, मौके पर लोग पहुंचते नहीं हैं, इदारे जो है बड़े मुतहरिक हैं। आप कह रहे हैं अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, मैं बार बार यही कह रही हूँ, खुदा ना खास्ता अगर सैलाब का रुख होता है सिंध की जानिब, तो सर अवाम तो बेचारी वो किस तरीके से तैयारी करेगी? वो अपने घर बार छोड़ छाड़ के कहाँ चले जाएंगे? अपने सामान का क्या करेंगे? या तो आप उनको क्या मशवरा क्या देना चाह रही हैं कि सैलाब आए, पानी, वो घर ना छोड़े अपना? ये तो रॉन्ग, ये तो इन्फॉर्मेशन या एडवाइस ही गलत है ना। नहीं सर, मैं तो आपसे उनका सवाल कर रही हूँ कि वो क्या करें। मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ ना कि उनको ये बात करना कि अपने घर ना छोड़ें सैलाब में, जब वो डेंजर जोन में, तो उनको सैलाब में अपना घर तो छोड़ें। जान बचाना पहली जरूरत है ना। तो सर आप वही तो कह रहे हो, वो तो चले छोड़ के आ जाए खुले आसमान तले, वो खड़े हो जाएंगे। आपकी कितनी तैयार है? सना आप देखें ना, अजम्पशन पे गुफ्तगू तो नहीं हो सकती ना। मैंने कहा हुकूमत तैयार है, हुकूमत की प्रिपरेशन है। सर आप बताइए। मैंने ये भी कहा कि उस इलाके के जो मुखैर हजरात हैं, जो कम्युनिटी एल्डर्स हैं, जो वहाँ पे एक सोशल वेलफेयर का नेटवर्क है, उन सबको एक्टिव होना है ना। ये सिर्फ एक हुकूमत नहीं कर सकती। आप समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी डेवस्टेशन जब होती है, तो तमाम आवाम को भी इसमें कोऑपरेट करना होता है ना। जो मुखैर हजरात हैं वो भी कैंप्स लगाएंगे, हर तरह से हर कोई एक दूसरे के साथ ताउन करेगा, तो इंशाल्लाह इस आफत से, इस तबाही से हम निकलने में कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि हुकूमत हर जगह रिलीफ पहुंचा देगी, तो ये मैं नहीं समझता कि ये रियलिटी बेस्ड बात होगी ना। मैं भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा पहुंचा सकती है वहां तो पहुंचाए। लेकिन बहरहाल सर ये बताइए, आपकी पहुंचेगी ना। आप देखें ना, नहीं एक मिनट रुके, इस तरह तो आप अजम्पशन पे गुफ्तगू कर रही है ना बीबी। सर अभी हालिया बारिशों में देखा है लोगों ने, कोताही अगर कहीं कोताही हो जाएगी, आप देखें ना, मैं और आप जिद नहीं कर सकते ना। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि कोशिश करेंगे हर जगह पहुंचाने की, ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, लेकिन अवाम भी अपना रोल प्ले करें और हम अच्छे की तवक्का करें।
बिल्कुल अच्छे की तवक्को करेंगे, अल्लाह रहम फरमाए। बिल्कुल, आमीन आमीन। बिल्कुल सर, अच्छे की तवक्को ही कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए सर, हर साल जो है एनडीएमए और पीडीएमए अरबों रुपए लेते हैं, आवाम को नतीजा क्यों नहीं मिलता सर? ये पूछे ना एनडीएमए से, आप बुलाएं पीडीएमए के लोगों को, पूछे उनसे कि उनकी जिम्मेदारी है। जब ये जलजले आया था 2005 में, उसके बाद एनडीएमए बना था। अब एनडीएमए के बाद प्रॉब्लम क्या हुई है उसको समझने की कोशिश करें कि बेसिकली प्रॉब्लम ये हुई कि मुल्क में, जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था, कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी थी, यानी कि मकामी हुकूमतों के निजाम को मजबूत करना था। एनडीएमए एक इदारा है, उसके नीचे पीडीएमए है। एक्चुअल जिन लोगों ने काम करना था वो डीडीएमए थे, यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज। उनका नेटवर्क, उनकी कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन बननी थी हर इलाके, हर जिले की मकामी हुकूमत के साथ। बदकिस्मती से हमारे पास मुंतखब लोगों की मकामी हुकूमतें पाकिस्तान में सिंध के अलावा कहीं भी नहीं है, और हम सारा मामला छोड़ देते हैं। डीडीएमए की जिम्मेदारी एक साइड जिम्मेदारी करके डीसी को दे देते हैं। अब डीसी डिप्टी कमिश्नर है, उसके बाद एक डीडीएमए का इजाफी चार्ज है, तो इसको अब सीरियसली लेना होगा। और उसके लिए पहला स्टेप सना ये है कि हमें पूरे मुल्क में मकामी हुकूमतों के निजाम को कायम करना होगा, और हर जिले, हर डिवीजन, हर टाउन, हर देहात, हर यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जो है, फिर उसकी जिम्मेदारी, उसकी ट्रेनिंग, उसके वसाइल उसको इतने मुहैया किए जाएंगे, तो ये पूरा एक नेटवर्क, कामयाब नेटवर्क, एक कारआमद नेटवर्क होगा। एनडीएमए, पीडीएमए और फिर डीडीएमए, और इसी तरह से वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मकामी हुकूमत। ये वो कोऑर्डिनेशन है, ये वो पार्टनरशिप है जो हमें तैयार करेगी, हमें लोगों को तैयार करेगी, लोगों को ट्रेन करेगी कि हम किसी इस तरह की आफत से, जैसे सैलाब है, अल्लाह माफ करे, जलजला आता है, अल्लाह माफ करे कोई और कुदरती आफत, अल्लाह ना करे कभी है, तो फिर ये एक पूरा नेटवर्क मुतारिक होगा। अभी हम क्या देखते हैं कि एनडीएमए और पीडीएमए जो है वो बेचारे वेदर फोरकास्ट के इदारे बन गए कि कल बारिश होगी, वो बता रहे हैं। भैया वो तो हमें फोरकास्ट से, गूगल से पता चल जाएगा कल बारिश होगी, आप कर क्या रहे हो उसके लिए? तो चूंकि वो, हाँ आप सही कह रही है, मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं उसे डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मानना ये है कि इस पूरे नेटवर्क को सजाने के लिए, बनाने के लिए, कारआमद बनाने के लिए मिसिंग लिंक जो है वो एक मकामी हुकूमतों का पूरे मुल्क में निजाम चाहिए। अब आप देखें ना, कराची में तो चले बारिश आई, निपटा, आपको मेयर साहब, मुर्साब आप साहब नजर आए। मुझे बताएं ना, पूरे पंजाब में, लाहौर है, सियालकोट है, इसमें कोई मेयर नजर आया? कोई मेयर है ही नहीं। पिशावर, बुनेर, सवाबी, अभी सैलाब आया, तेज बात, कहीं आपको कोई मेयर नजर आया? कहीं आपको मकामी हुकूमत नजर आई? ये वो मिसिंग एलिमेंट है, ठीक है, जो मैं समझता हूँ। कतई कलामी की माजरत, यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है। एक बात आपकी इजाजत से, अगर आप इजाजत दें, एक मिनट और ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम यहीं से गुफ्तगू का जो है शुरू करेंगे। यहाँ वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। नाज़रीन शो में हमें अभी ज्वाइन किया है डॉक्टर ज़ैनब नईम, जो कि माहिर माहौलियात हैं। मैम बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा, अपने कीमती वक्त का। अच्छा ये बताइएगा कि इस जो माहौलियाती तब्दीलियाँ आप देख रही हैं, उसमें बार बार जो सैलाब आ रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? देखिए, सबसे बड़ा रीजन तो हर तरह के सैलाब के पीछे जो अभी पाकिस्तान ने इस साल मानसून के स्टार्ट से देखा है वो क्लाइमेट चेंज है। मानसून का सीजन इटसेल्फ जो बे ऑफ बंगाल से शुरू हुआ वो इस दफा बहुत जल्दी दाखिल हो गया हवा के दबाव की वजह से, और ये सारा वेदर साइकिल क्लाइमेट चेंज डिस्टर्ब करता है। फिर नॉर्थ में ग्लेशियाई झीलें एक के बाद एक जो है फटना शुरू हुई, और हमने देखा कि बर्फ बहुत तेजी से पिघली, ये भी। फिर क्लाउड बस्ट जो हुए कुछ जगहों पे, वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से। अर्बन फ्लडिंग, हाँ जहाँ पे अर्बन फ्लडिंग, जहाँ पे दरियाओं के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई भी है, वहां हमारी मिस प्लानिंग और गवर्नेंस भी शामिल है। जहां जंगलात कटे हुए हैं, वहां से बड़े बड़े पत्थर नीचे है, वो हमारी मिस प्लानिंग थी। तो कुछ क्लाइमेट चेंज, कुछ हमारी मिस प्लानिंग, और अभी जो दरियाई सैलाब हम देख रहे हैं वो एक ऐसा फैक्टर है जो हर दफा होता है, क्योंकि जाहिर है आपके नेबरिंग कंट्री में बारिशें भी होती हैं, फिर वो आबी जारियत भी करते हैं, पानी पहले स्टोर करते रहते हैं, और ये सारे मामला तो सदियों से चले आ रहे हैं, मतलब कोई आज की बात नहीं। लेकिन क्लाइमेट चेंज ने अभी देखिए एक और फैक्टर हो रहा है। अगस्त में इस दफा टेम्परेचर स्लाइटली अबव नॉर्मल चल रहा है, यानी कि गर्मी चल रही है अगस्त में भी, और ये जितनी नमी ज्यादा होती है उतना प्रोलॉन्ग मानसून का स्पेल रहता है। और फिर इसके बाद शदीद सर्दी भी शदीद आती है, और समटाइम्स ये हो सकता है कि
सर्दी में भी शदीद बारिशें लग जाती हैं मुसलसल, और समटाइम्स ये होता है कि एकदम ड्राई स्पेल होता है, ना आपकी बर्फबारी होती है टाइम पे, ना बारिशें होती हैं, फसलें भी खराब होती हैं वहां पे। और उसके फौरन बाद जो है वो बीच का सीजन नहीं आता बल्कि हीट वेव आ जाती है। तो क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा फैक्टर है, और जो हमने इस दफा पाकिस्तान में देखा, ये इससे पहले इस तरह की कैलामिटीज कभी भी नहीं हुई जो इतने ज्यादा सैलाब ट्रिगर जिसने किए हों। तो ये सारे फैक्टर्स इसमें शामिल हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, जैसे कि आपने अर्बन फ्लडिंग की बात की तो वो शहरों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या हुकूमत क्लाइमेट पॉलिसी पर संजीदा नहीं नजर आ रही आपको? देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये डेकेड्स की मिस प्लानिंग है कि जो हमने समझ लिया कि शायद पहाड़ों से आने वाली नदियां जो हैं वो अब इतने ही रहेंगी और इससे ज्यादा नहीं होंगी, तो हमने काट काट के ऊपर हम कंस्ट्रक्शन करते गए। पोठोहार खित्ते में तो यही मामला है। इसके अलावा जो दरिया हैं, जो बड़े दरिया हैं जो इंडिया कंट्रोल करता है, जिसका कभी भी फ्लो जो है वो ज्यादा हो सकता है, हमने सोचा ये दरिया भी सूख गए क्योंकि इंडिया ने तो शायद डैम बना दिया और हमने वहां रिवर बेड पे कंस्ट्रक्शन कर दी। तो ये, और पता नहीं एनओसी कैसे इशू हो जाते हैं। ये रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हमने आज तक क्लाइमेट पॉलिसी का हिस्सा बनाया ही नहीं। सो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप जब इन दो बड़ी इंडस्ट्रीज को जब बताओगे नहीं तो वो करते जाएंगे। फिर आपके नॉर्थ में टूरिज्म दिखता है कि बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स बनाए जाते हैं पहाड़ों के बीच में, दरख्त काट के, पुराने जंगलात काट के, और वहां पे टूरिज्म होता है। बट फिर आप उसकी देख लें, ये जो अताबाद झील पे होटल्स और रेस्टोरेंट्स बने हुए, सैलाबी रेला एक दिन आ रहे हैं, अगले दिन वो साइट पे उसको डाइवर्ट करके लिख रहे हैं वी आर ओपन, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। ये तो सीरियसनेस है। क्या अवाम, क्या गवर्नमेंट, इसको कितने डेकेड्स की मिस प्लानिंग है। इसको आपको क्या लगता है ये एक साल में या चंद महीनों में ठीक हो जाएगी? इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स की जरूरत है एंड इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, शकील दुरानी साहब, ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि हर साल ही सैलाब आते हैं, हर साल तबाही मचती है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म हमें नहीं नज़र आ रहा कि संजीदा है उस मैकेनिज्म को बनाने के लिए। तो क्या वजह है कि उसकी रोकथाम के लिए, ऑब्वियसली जब एक कुदरती आफत आती है तो वो इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पे आती है, लेकिन उसको फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म तैयार होता है, तो वो क्यों नहीं बना? आपको लगता है कि डैम्स की भी आपने बात की, तो डैम्स बनने चाहिए, और अगर कालाबाग डैम बनता तो आपको नहीं लगता कि आज जो है सूरत हाल थोड़ी सी कुछ मुख्तलिफ होती? कालाबाग डैम तो बनना चाहिए, उसको तो बहुत जरूरी है, लेकिन चिनाब का पानी तो कालाबाग डैम पे नहीं जाता ना, रावी का और सतलुज का पानी तो कालाबाग डैम पे नहीं जाएगा। तो कालाबाग डैम की अपनी बहुत अहमियत है जो कि बनना चाहिए, लेकिन इसका क्योंकि लोग, हुकूमत ने काम क्यों नहीं किया, क्यों सैलाब आ रहे हैं, क्यों लोगों को तकलीफ है। देखिए, ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिसका आपने जिक्र किया, ये पोस्ट फ्लड, जो पोस्ट ट्रेजेडी, जो पोस्ट डिजास्टर होता है उसके लिए ये देखभाल करता है। यानी ये डिजास्टर को मैनेज करता है, जब डिजास्टर हो जाता है उसको मैनेज करता है। इसको होना चाहिए नेशनल फ्लड प्रिवेंशन अथॉरिटी, नेशनल प्रिवेंशन करनी चाहिए इसको, नेशनल डिजास्टर प्रिवेंशन अथॉरिटी। उसका ये तरीका है, जैसे इन डॉक्टर साहब ने भी बात की, कि लैंड यूज रेगुलेशन होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान में नहीं है। जिसका ये तो दिल चाहता है वो दरिया के नाले में या मैक्सिमम फ्लड लेवल जो दरिया के साथ होता है उससे नीचे बना लेता है, कोई पूछने वाला नहीं है। और एक जमाना था जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो थे वो बड़े मजबूत होते थे, सारी इम्प्लीमेंटेशन तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। डिस्ट्रिक्ट्स को आपने खत्म कर दिया है। जनरल तनवीर नकवी ने डेवोल्यूशन के बाद जो जिली इंतजामिया थी वो खत्म हो गई है, दैट्स डेड। अभी ये नेशनल डिजास्टर प्रिवेंशन अथॉरिटी, जिसको आजकल NDMA कह रहे हैं, इनको ये काम लेना पड़ेगा, या जो डिविजनल कमिश्नर हैं इनको ये काम लेना पड़ेगा कि आप किसी को, जो भी कोई घर बनाता है, हैबिटेशन बनाता है, गांव बनाता है या सड़क बनाता है, सरकार भी, अगर सरकारी सड़क भी है तो वो पहले NOC ले लैंड यूज रेगुलेटरी अथॉरिटी से, कि ताकि जैसे इन्होंने भी कहा कि दरिया के किनारे पे ना बनाए, जैसे लाहौर की सोसाइटी तबाह हो गई हैं और यहाँ पे भी इस्लामाबाद में भी हाल था। आपको बनाने के अप्रूवल उनको मिलते कैसे हैं, जबकि ये हम सालों से देखते आ रहे हैं कि इस तरह के, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जंगलात को काट काट के जो है उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, दरियाओं के बीच में उन्होंने बनाए, तो यानी ये तजावुजात ही कहूंगी मैं इसको। तो उसकी परमिशन दी क्यों जाती है जबकि हम देख रहे हैं कि उसका नुकसान, उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है?
ठीक बात है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि नेशनल लैंड यूज रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है पाकिस्तान में। आपको अपने अगर आपकी भी प्राइवेट जमीन भी हो, उसके ऊपर भी आपने अगर घर बनाना है देहात में, दरिया के किनारे पे या कैसी जगह पे, आपको पहले एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी से बगैर आपको घर की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जिसको ये कहते हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट होती है ना, वो कहते हैं इफ यू हैव टू कन्वर्ट अ ग्रीन यूज लैंड, जो सबज यूज का लैंड है, एंड यू वांट टू कन्वर्ट ग्रीन यूज इनटू ब्राउन यूज, तो इसकी बड़ी हेवी कन्वर्जन फीस होनी चाहिए, और वो भी रेगुलेटरी। शकील दुरानी साहब, लेकिन सरकार की गलती वही है कि जब एनओसी कौन देता है? एनओसी कोई आम आदमी तो नहीं देता, मैं और आप तो नहीं देंगे, सरकार देगी, गवर्नमेंट देगी, तो गवर्नमेंट उनको एनओसी देती क्यों है? बिल्कुल ठीक किया। जो पहले वो रजा हारून साहब जब थे उनसे बात हो रही थी, वो जो बात कर रहे थे, बिल्कुल जी, इसमें कसूरवार अवाम बिल्कुल नहीं है, इसमें कसूरवार सिर्फ इंतजामिया है, हुकूमत है। ये हुकूमत का काम है। कभी कराची में, मैं तो वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी रहा हूँ कराची में, अभी कराची में सारे नाले बंद कर दिए हैं उन्होंने, ऊपर हाई राइज बिल्डिंग बना दी है, तो पानी तो फिर सड़क पे आएगा ना। तो ये वो जो हाई राइज बिल्डिंग की इजाजत किसने दी है? जो कराची की वो लैंड यूज अथॉरिटी एक है, उन्होंने दिया। उनको नहीं देना चाहिए, लेकिन जिस वजह से भी दिया उनसे पूछना चाहिए। और अभी अगर हाई राइज बिल्डिंग दिया 10 स्टोरी भी, उसको तोड़ें ताकि जो ट्रेडिशनल वाटरवेज हैं उनको, उनसे पानी समुद्र में जाए। तो ये सरकार वुड हैव टू डू, गवर्नमेंट वुड हैव टू डू मच मोर, जिससे जितने वो कर रही है। और जैसे मैंने फिर कहा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक अच्छी अथॉरिटी है, वो, लेकिन वो डिजास्टर के बाद लोगों को रिलीफ पहुंचाती है, टेंट देती है, उनको सेफ मुकाम पे कश्ती में पहुंचाती है। उनको प्रिवेंट करना चाहिए, और प्रिवेंटिंग का प्रिवेंशन का यही तरीका है कि आप इजाजत लें। सही कह रहे हैं आप। रजा हारून साहब, ये बताइए कि अब जो सूरत हाल अभी है इस वक्त, और जो खदशात मंडला रहे हैं सिंध के ऊपर, तो आपने जैसे कि कहा कि आपकी इंतज़ामिया जो है मुतारिक है। सर, इस तरह के मामलात के बाद हमने ये देखा है कि अद्वियात की शदीद किल्लत हो जाती है, रिलीफ कैंप्स बन जाते हैं, लेकिन वहाँ पे लोगों को सेफ पैसेज दिया तो जाता है, वहाँ पहुँचा तो दिया जाता है, लेकिन उसका देर पा हल नहीं होता। जिनके घर तबाह हो जाए तो उसके बाद फिर उनको कोई उसका मुतबादिल कोई चीज़ नहीं मिलती। तो इसके लिए आप लोगों की क्या प्लानिंग है? क्योंकि अभी इस सारे अभी ज़ाहिर बजट भी पास हुआ है, एक कतीर रकम भी मख्तस की गई होगी, तो वो जो है हमें नज़र नहीं आती है। फिर मैं आपसे ये बात करूँगी, सर आप नाराज़ होते हैं कि वो ग्राउंड पे हमें चीज़ें नज़र नहीं आती, कि वो पैसा बर्बाद हो जाता है, आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। मैं आपको बताता हूँ। देखें, सिंध मेरे ख्याल में वाहिद सूबा है जहाँ 2022 के फ्लड के बाद जितने लोग अफेक्टेड थे, जिनके घर नहीं थे या जिनके घर बर्बाद हो गए, बह गए, उनको 21 लाख घरों का प्रोजेक्ट है, जिसमें 7-8 लाख घर बना के सिंध गवर्नमेंट दे चुकी है और मालिकाना हकूक के साथ दे रही। तो सिंध में तो ये काम ऑलरेडी हो रहा है कि 22 के फ्लड इफेक्टीज को जो है वो दोबारा घर बना के दिए जा रहे हैं, और अच्छे घर बना के दिए जा रहे हैं मालिकाना हकूक के साथ। नंबर एक बात ये, मैं नहीं समझता कोई भी गवर्नमेंट जो है वो ये चाहेगी कि रिलीफ ना दे अपने अवाम को ना। देखें, हर गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स है ना, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को ये भी पता होता है कि अगर आज हम काम नहीं करेंगे तो कल लोग हमें वोट भी नहीं देंगे ना, तो ये भी एक उनके पास होता है। अच्छा, आ जाते हैं अब सर, आवाम तो जो हमारे भाई फरमा रहे थे। देखिए, एनडीएमए जो है ना, एनडीएमए एक अथॉरिटी है, वो लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है। अथॉरिटी और लेजिस्लेटिव बॉडी में बड़ा फर्क होता है रियासत के इदारों में। ये जो लैंड यूटिलाइजेशन का काम है या लैंड एलोकेशन का काम है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जुरिसडिक्शन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जुरिसडिक्शंस नहीं है। और इसके अंदर जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट होता है, रेवेन्यू मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड को आप लैंड के जो उसका जो यूटिलाइजेशन है वो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर एमिनिटी प्लॉट है तो वहां रेज नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीजें होती हैं। अब इसके लिए क्या जरूरी होता है? इसके लिए जरूरी होता है हर शहर का और सूबे का और मुल्क का एक मास्टर प्लान। जो शकील साहब फरमा रहे हैं वो बेसिकली एक मास्टर प्लान होना चाहिए ना। उस मास्टर प्लान में तय हो जाए कि ये जगह दरिया की गुजरगाह है, ये जगह टॉल बिल्डिंग्स बनेंगी, ये जगह हाई राइज बनेंगी, ये जगह रेजिडेंशियल एरिया होगा। बदकिस्मती से हमारे पास वो बड़े शहरों के मास्टर प्लान नहीं है। हमें वो मास्टर प्लान चाहिए होंगे जिसको सामने रखकर हम ये काम करें और उम्मीद रखें। देखें, एक बात तो इस वक्त तो पूरे मुल्क में, चाहे वो पंजाब हो या आने वाले दिनों में सिंध, अल्लाह रहम फरमाए, अभी तो सिर्फ रेस्क्यू का अमल होगा, फिर रिलीफ होगी उसके बाद। उसके बाद जो तीसरा आ रहा है वो रिहेबिलिटेशन का है। वो ज्यादा बड़ा टास्क है।
और सिंध गवर्नमेंट इसके अंदर ऑलरेडी, मैंने जैसे बताया, 2022 से इस प्रैक्टिस में कि वो 21 लाख घर बनाकर, बिलाल भुट्टो साहब का प्रोजेक्ट है, तो बिलाल भुट्टो साहब जो 21 लाख घर बनाकर दे रहे हैं उन लोगों को जो मुतासिरीन थे, उसमें से 7 या 8 लाख घर मेरे ख्याल में बना के दिए जा चुके हैं। तो वहां यहाँ तो एक ऑलरेडी ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसके अंदर जो है नुकसानात को पूरा किया जा रहा है। फिर रिहेबिलिटेशन के बाद अगर बड़े नुकसानात हो तो फिर रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है। तो एक बड़ा प्रोसेस है, पूरे मुल्क को इसमें मिलना होगा, और ये वक्त वो है नहीं। मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूँ ना, ये वो वक्त सना है नहीं कि हम बैठकर एक दूसरे पे तनकीद करें। हम दो चार दिनों में ये खराबियां दूर भी नहीं हो जाएंगी, जो बड़ी बड़ी खराबियां। मैं एग्री करता हूँ हमारी बहन से जो क्लाइमेट चेंज की बात कर रही हैं, लेकिन ये वक्त जो है ना, आज का वक्त है रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन का। अभी तो हमें सबको इसमें लगे। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, आप ये बताइएगा कि हम ये देखते हैं अक्सर कि जब ये सैलाब की सूरत हाल होती है तो उसके बाद जो सबसे बड़ा जो एक मरहला आता है वो वबाई अमराज का होता है, क्योंकि ऑब्वियसली गंदगी और ताफुन फैलता है तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ होती है। मलेरिया सबसे ज़्यादा हमने देखा कि मलेरिया के बड़े जो है मरीज सामने आ रहे होते हैं। इसके बाद डेंगू का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मतलब मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो जाती है आवाम। तो उसको जो है निमटने के लिए जो इंतजाम हैं आपको, और एक तो ये निशानदेही करेगा कि आप एक पेशे के मुताबिक आप डॉक्टर भी हैं, तो बताइएगा कि इसको ओवरकम करने के लिए क्या चीज़ें, क्या वो इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए? जी थैंक यू। वैसे मैं इन्वायरमेंट की डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं आपको इस पे रिस्पॉन्स ऐसे करती हूँ कि देखें, इसको हम कहते हैं साइलेंट डिजास्टर। इसलिए मैंने कहा आप जो है ज़्यादा इस पे अच्छी रोशनी डाल सकेंगी। बिल्कुल, हम इसको कहते हैं साइलेंट डिजास्टर। ये जो सैलाब के बाद आता है, साइलेंट डिजास्टर का मतलब ये है कि ये बीमारियां, उसके बाद जो लोग ट्रॉमा से गुजरते हैं, जिनके असासे जो खो देते हैं अपने असासे, अपनी जमीनें, अपने घर जायदाद वगैरह पे कब्जा हो जाता है, जब वो वापस जाते हैं, ये हमेशा से होता आया है। फिर उसमें कुछ लोग होते हैं जिनको अक्सर कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स होते हैं वक्ती तौर पे, वो भी नहीं मिल पाते, तो उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं। फिर अब्यूज के केसेस भी देखने को मिलते हैं। जाहिर है, बच्चियां होती हैं, औरतें होती हैं, खवातीन होती हैं, ये सारे मामलात होते हैं। ये साइलेंट डिजास्टर है। इसके लिए देखिए, ये जो वाटर बोर्न डिजीजेज हैं, ये जो पानी के खड़े हो जाने से, क्योंकि मैदानी इलाकों से पानी इतनी जल्दी नहीं उतरता, और अगर उतरे भी तो उसके साथ ताफुन भी फैलता है, बीमारियां भी, आपके जेर जमीन पानी भी आलूदा रहता है उस दौरान। तो उसमें यह कहा जाता है कि जो आपके पास जो रिलीफ के लिए लोग आते हैं, एक तो वो पानी ज्यादा से ज्यादा पानी पीने वाला दें, क्योंकि पीने वाले पानी की सबसे ज्यादा कमी होती है। इसके अलावा वो पानी को साफ करने वाली गोलियां भी देते हैं, और लेकिन हमारे यहाँ जाहिर है वो लोग जो है वो कतराते हैं वो यूज करने से कि पता नहीं ये क्या हो जाएगा। तो इस मामले में भी आगाही दी जाए कि हुकूमत जो है वो पानी साफ प्रोग्राम्स होने चाहिए। जी, अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए। आगाही दी जाए कि जो आपको राशन दिया जा रहा है, ड्राई राशन है या कुछ भी चीज है, उसमें कौन सी चीजें दी जा रही हैं और आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियो के जरिए दें, टीवी के जरिए दें, मतलब मीडिया को यूज करें। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि वहां पे जो एक्सपेक्टिंग मदर्स होती हैं, उनकी किस तरह से केयर करनी होती है। जो नवमौलूद बच्चे होते हैं, उनकी केयर के लिए क्या चीजें जरूरत होती हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये सारी स्ट्रेटेजी के जरिए इसमें प्राइवेट सेक्टर और डेवलपमेंट पार्टनर्स को कोलैबोरेशन करने चाहिए, स्टेप अप करें, मिलके करें। देखें, ह्यूमैनिटेरियन तो ऑर्गेनाइजेशंस होती ही हैं, लेकिन अगर आप अभी भी अपने मुल्क में इस दौरान हुकूमत का साथ नहीं दे सकते, तो कल को आप हुकूमत को भी ब्लेम नहीं करेंगे कि हुकूमत आपके लिए कोई इन्वेस्टमेंट आपके तहत भी करनी पड़ती है। मतलब आप हर चीज का मोरद इल्जाम गवर्नमेंट को नहीं डाल सकते, क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचती है तो ऑब्वियसली हर तरीके से आपको कोऑपरेट करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कोलैबोरेशन है, ये मुल्क के लिए सानिया है, और आप सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। आप देखें कि अपने बहन भाइयों को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इस सानिया के दौरान, और अगले डिजास्टर से पहले हमें फिर गवर्नमेंट को मिलके एक स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगला मानसून सीजन आने में भी चंद महीने ही है, अब साल को भूल जाएं आप। ट्रू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब नईम, माहिर मालियाती, आपका बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इसके अलावा शकील दुरानी साहब, साबिक चेयरमैन वापडा, और इसके अलावा रज़ा हारून साहब जो कि रहनुमा पीपल्स पार्टी थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर अब भी इक़दाम नहीं किए गए तो आइंदा आने वाले 10 सालों में भी हम यहीं पर खड़े होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।